Assalamualaikum students, how are you? Hope you all are fine. ओके स्टूडेंट्स, आज हमने यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज करनी है इंशाल्लाह. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज़ लेक्चर. अच्छा, एमसीक्यूज करने से पहले इसके दो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं. हाउ डज़ अ प्लांट ऑब्टेन फूड एंड ट्रांसपोर्ट इट टू एवरी सेल ऑफ इट्स बॉडी. प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी फूड किस तरह ऑब्टेन करते हैं, खुराक किस तरह हासिल करते हैं और फिर इसे किस तरह ट्रांसपोर्ट करते हैं अपनी पूरी बॉडी के सेल्स के अंदर. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्लांट्स ऑब्टेन फूड विद हेल्प ऑफ आउटग्रोथ्स ऑफ एपिडर्मल सेल इन प्लांट रूट्स विच एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम सेल्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट. अच्छा, प्लांट्स के अंदर जो रूट्स होती हैं ना, रूट्स की आउट ग्रोथ्स जो होती है ना, उन आउट ग्रोथ्स को हम रूट हेयर्स कहते हैं. अब ये आउट ग्रोथ्स होती हैं, ये एपिडर्मल सेल्स की बनी हुई होती हैं जो क्या करती हैं, न्यूट्रिएंट्स को, साल्ट्स को पानी में से इनटेक करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं और फिर इसे ट्रांसपोर्ट कर देती हैं जाइलम की तरफ और फ्लोएम की तरफ. जो आपकी न्यूट्रिएंट्स होंगी, साल्ट्स होंगे, वो सारे मूव करेंगे टूवर्ड्स द फ्लोएम और वाटर जो है वो मूव करता है टूवर्ड्स द जाइलम. सो इस तरह फ्लोएम और जाइलम जो है ना, फिर वो इस फूड को और इस वाटर को, डिजोल्व साल्ट्स को, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स की तरफ. वो कौन से पार्ट्स हैं? लीव्स की तरफ, ब्रांचेस की तरफ, स्टेम की तरफ मूव करवा. जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर की, जबकि फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगा फूड की, फूड में मिनरल्स की, साल्ट की, डिजोल्व साल्ट जो होते हैं वाटर के अंदर, उसकी ट्रांसपोर्ट करता है टूवर्ड्स अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर वेस्कुलर बंडल्स एंड देयर फंक्शन इन प्लांट्स. वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं और उनका फंक्शन क्या है प्लांट के अंदर. वेस्कुलर बंडल्स जो है ना are the system of consisting of xylem and phloem for conduction of water and transport of food in plants. फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको ये बता दिया, वैसे आपको उसकी समझ आ गई होगी. अब जो जाइलम और फ्लोएम, ये दो टिश्यूज जो होते हैं ना, ये मिलके वेस्कुलर बंडल बनाते हैं. अब जाइलम और फ्लोएम जो है, इन्हें वेस्कुलर बंडल कहते हैं कलेक्टिवली. ठीक है, मतलब वेस्कुलर बंडल जो है ना, उसके अंदर ये दो टाइप के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं, जिन्होंने कंडक्शन करनी होती है वाटर की और फूड की प्लांट के अंदर. जाइलम जो है वो कंडक्शन करेगा वाटर की, जबकि फ्लोएम जो है वो कंडक्शन या ट्रांसपोर्ट करता है फूड की. ठीक है, नेक्स्ट इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं. फर्स्ट एमसीक्यूज है वाटर एंड डिजोल्व्ड सॉल्ट्स आर कंडक्टेड फ्रॉम रूट्स टू लीव्स बाय. जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि मतलब वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा हमेशा और लीव से, सॉरी, रूट से लीव की तरफ विद द हेल्प ऑफ जाइलम. वाटर की ट्रांसपोर्ट प्लांट के अंदर हमेशा जाइलम ने करवानी है और वाटर के अंदर जो थोड़े बहुत सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं वो भी फिर इसके थ्रू ही मूव होते हैं, जबकि फ्लोएम जो है उसने फूड की ट्रांसपोर्ट करवानी होती है प्लांट के अंदर. द सेकेंड एमसीक्यूज इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इन द रूट. सबसे जो अंदर वाली लेयर होती है कॉर्टेक्स की रूट के अंदर, वो एंडोडर्मिस होती है. बाहर वाली लेयर कौन सी है रूट में? एपिडर्मिस. और जो इनर मोस्ट लेयर है वो एंडोडर्मिस है. व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस इन एडिशन टू लाइट. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो लाइट के प्रेजेंस में होता है. तो लाइट के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें जो होती हैं वो रिक्वायर होती हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करवाने के लिए, उसमें आपके पास आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. These are the main things, these are the main reactants that are required to carry out the process of photosynthesis for the preparation of food for the plant. Next है oxygen and dash are the products of photosynthesis. तो photosynthesis का प्रोसेस होने के बाद कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो एज ए रिज़ल्ट हमें मिलते हैं, उनमें सबसे पहली चीज़ तो आ जाती है ऑक्सीजन and second one is glucose which is the food of plant. Next is the products of respiration are carbon dioxide and respiration के products होते हैं वो
उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आता है। जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स होते हैं वो रेस्पिरेशन के रिएक्टेंट्स होते हैं, जबकि जो रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट्स होते हैं। इस तरह ये दोनों रिएक्शन फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो है एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट्स हैं। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, पानी का लॉस करना, पानी का लॉस होना प्लांट के एरियल पार्ट से। कौन से पार्ट्स? एरियल पार्ट्स में आ जाते हैं आपके पास, एक तो स्टेम आती है और लीव्स। इसमें से पानी का रिमूव होना जो होता है वो उसे कहते हैं ट्रांसपायरेशन। नेक्स्ट वन इज़ क्लोरोफिल इज़ प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल। क्लोरोफिल जो है वो हमेशा मेसोफिल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। मेसोफिल सेल्स लीफ के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेसोफिल सेल्स होते हैं वो प्लांट के ग्रीन पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो प्लांट का जो ग्रीन पार्ट है उसमें आपके पास लीव्स आ जाते हैं, तो लीव्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है मिनरल्स रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। कौन सा मिनरल जो है वो क्लोरोफिल की फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? उसमें आ जाता है आपके पास मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्लोरोफिल का, विच इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द क्लोरोफिल। द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान की जो फोर्स होती है उस फोर्स को एडहेसिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। और जो पानी के मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन हो सरफेस के साथ किसी भी मटेरियल के, तो वो फोर्स को एडहेसिव फोर्स कहलाती है, जबकि पानी के मॉलिक्यूल्स की आपस की जो फोर्स होती है वो एडहेसिव फोर्स होती है, ठीक है। लास्ट वन इज रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ, ट्रांसपायरेशन का रेट जो है वो डिक्रीज करेगा, कम होगा। किस तरह? विद द इंक्रीज ऑफ, क्या चीज़, किस चीज़ के इंक्रीज़ होने की वजह से ट्रांसपायरेशन का रेट जो है वो डिक्रीज़ होता है? टेम्परेचर अगर आपका इंक्रीज़ होगा तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी, लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी होगी एयर के अंदर, नमी होगी, तो ट्रांसपायरेशन का रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि पहले ही हवा में बहुत ज़्यादा नमी है, तो पानी जो है वो कम से कम इवेपोरेट होगा। और विंड स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस देखें। व्हाट इज़ प्राइमरी रूट? द इनिशियल रूट विच ग्रोज फ्रॉम रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो इज़ द प्राइमरी रूट और ऑल्सो कॉल्ड एज टैप रूट। अच्छा, प्लांट के अंदर जो सबसे पहली रूट बनती है वो आपकी प्राइमरी रूट कहलाती है। सबसे पहली रूट जो बनती है वो प्राइमरी रूट कहलाती है। और ये रूट हमेशा, रूट जो होती है वो हमेशा रेडिकल से निकलती है। एम्ब्रियो के रेडिकल के अंदर से रूट ग्रो करती है और उस रूट को इनिशियल रूट भी कहते हैं या प्राइमरी रूट कहते हैं। इसके अलावा इसका एक थर्ड नेम भी है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज टैप रूट। What is secondary root? The branches of primary root are called secondary root. प्राइमरी रूट के अंदर से जो ब्रांचेस निकलती हैं रूट की, वो रूट जो होती है वो सेकेंडरी रूट कहलाती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे पिक्चर छोटी सी ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ये आपकी प्राइमरी रूट है, इसके अंदर से ब्रांचेस निकल रही हैं इस तरह, ठीक है। ये ब्रांचेस जो हैं ये सेकेंडरी रूट है। सेंटर वाली जो रूट है आपकी ये प्राइमरी रूट है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इनिशियल रूट और टैप रूट, जबकि इसके अंदर से जो ब्रांचेस निकल रही हैं वो आपकी सेकेंडरी रूट है। नेक्स्ट देखें, स्टेट द फंक्शन ऑफ रूट कैप। रूट कैप प्रोटेक्ट्स द न्यूली बॉर्न सॉफ्ट सेल्स फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस, इट्स इनेबल्स रूट टिप टू ग्रो थ्रू सॉइल। अब रूट कैप का फंक्शन क्या होता है? रूट के अंदर जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स होते हैं, ऐसे सेल्स जो अभी बन रहे होते हैं, जिनकी ग्रोथ हो रही होती है, जो सॉफ्ट सेल होते हैं, न्यूली फॉर्म्ड न्यूली बॉन्ड सेल्स, जो सॉफ्ट सेल्स होती हैं, उन सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रूट के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाता है जिसे रूट कैप कहते हैं। अब ये रूट कैप जो होती है ये उस रूट को, जो न्यूली फॉर्म्ड रूट आपकी बन रही होती है उसके अंदर, प्लांट के अंदर, उसे इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस, इंटेंस हीट से, इंटेंस कोल्ड से या किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन हज़ार्ड की वजह से
डैमेज होने से बचाने के लिए ये रूट कैप जो है उससे उन सेल्स को प्रोटेक्ट करती है। इट इनेबल्स रूट टिप टू ग्रो थ्रू सॉइल। इसके अलावा रूट की जो टिप है उसे ग्रो करने में भी हेल्प करती है, मतलब कि उसकी ग्रोथ में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ग्रो करवाती है सॉइल के अंदर। नेक्स्ट वन इज़ राइट द वर्ड इक्वेशन फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन बतानी है आपने। इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं, फूड बनाती हैं, विच इज़ फूड इज़ फॉर्म्ड इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और इसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आपके पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलके लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं विच इज़ ग्लूकोज। सो दिस इज़ एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, मतलब कि एनर्जी रिक्वायर होती है इस प्रोसेस को कैरी आउट करवाने के लिए। जबकि रेस्पायरेशन के प्रोसेस में, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राइट द वर्ड इक्वेशन फॉर द रेस्पायरेशन। इसमें फूड विच इज़ ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो मिलके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलती है इसमें क्या होता है आपका, इसमें जो लार्ज मॉलिक्यूल है उसकी ब्रेकडाउन होती है और स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनती हैं विच आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जिसके रिजल्ट में एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ होती है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जैसे कि आप देखें यहाँ पे हम एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर रहे थे इस तरह सनलाइट की फॉर्म में, ठीक है, जबकि रेस्पायरेशन के प्रोसेस में एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है। सो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट रिएक्शंस हैं, एक में एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो दूसरे में रिक्वायर हो रही है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम, दोनों में डिफरेंस क्या है। रूट सिस्टम आर द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट फॉर्मिंग अ सिस्टम स्पेशलाइज फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट्स होती हैं प्लांट की, ऐसी पार्ट्स होती हैं जो सॉइल से नीचे प्रेजेंट होती हैं, और एक ये स्पेशलाइज सिस्टम बनाती हैं जो क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं वाटर और मिनरल्स को फ्रॉम द सॉइल। सॉइल के अंदर से इसने क्या करना होता है, जितने भी मिनरल्स और वाटर प्रेजेंट होता है उसे एब्जॉर्ब करता है और फिर उसे ट्रांसपोर्ट करती है टूवर्ड्स द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जबकि शूट सिस्टम वो वाला पार्ट होता है प्लांट का जो सॉइल से अबव होता है। रूट क्या था, जो सॉइल से बिलो था, जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है सिस्टम, जबकि शूट सिस्टम जो होता है वो इट इज़ प्रेजेंट अबव द सॉइल। द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट सच एज स्टेम, इट्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये एरियल पार्ट्स में आ जाती हैं प्लांट के, ठीक है। स्टेम जिसमें तना आ जाता है, ब्रांचेस उसकी आ जाती हैं, लीव्स पत्ते वगैरह आ जाते हैं, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये शूट सिस्टम में आती हैं, ठीक है, मिलके शूट सिस्टम बनाती हैं। स्पेशलाइज फॉर डिफरेंट फंक्शंस मेक द शूट सिस्टम, और हर पार्ट के अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो परफॉर्म करती हैं और पूरा एक शूट सिस्टम बनता है। नेक्स्ट आपके पास डिफरेंस है जाइलम एंड फ्लोएम में। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जाइलम जो है ये कंडक्शन करता है वाटर और डिजोल्व साल्ट्स की, मिनरल्स की, फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स थ्रू लीव्स एंड थ्रू स्टेम, वाइल फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू रूट्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। जबकि फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगा फूड की फ्रॉम लीव्स। जाइलम क्या कर रहा है, ये रूट से लेके जा रहा है वाटर को और डिजोल्व साल्ट्स को लीव्स की तरफ और स्टेम की तरफ, जबकि फ्लोएम जो है इसने फूड की ट्रांसपोर्ट करनी है लीव्स से रूट की तरफ, क्योंकि फ्लोएम जो होता है फूड की ट्रांसपोर्ट तो करता है लेकिन ये लीव से रूट की तरफ क्यों करता है, क्योंकि जो फूड होती है आपकी वो हमेशा लीव में प्रिपेयर होती है। लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिसके रिजल्ट में फूड की प्रिपरेशन होती है, फिर फूड जो बनेगी वो लीव्स के अंदर बनेगी और फिर लीव्स होते हैं वो उसे लीव्स के अंदर फ्लोएम जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करेगा इस फूड की और इसे ट्रांसपोर्ट करता है टूवर्ड्स द रूट्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट है डिफियन एंड ओस्मोसिस। डिफियन, मूवमेंट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स फ्रॉम एरिया वेयर दे आर मेड टू एन एरिया वेयर दे आर लेस इज कॉल्ड डिफियन, या इन अदर वर्ड्स आप कह लें कि मटेरियल का मूव करना फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन इज नाउन एज डिफियन। मतलब ज़्यादा क्वांटिटी वाले एरिया से कम क्वांटिटी वाले एरिया की तरफ मूव करना किसी भी मटेरियल का डिफियन कहलाता है। अच्छा, ओस्मोसिस,
द डिफ्यूजन थ्रू मेम्ब्रेन्स लाइक सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ओस्मोसिस। अब मेम्ब्रेन के थ्रू, किसी भी सरफेस के थ्रू डिफ्यूजन का प्रोसेस हो तो वो प्रोसेस जो होता है वो ओस्मोसिस कहलाता है। मतलब कि कोई भी मटेरियल मूव कर रहा है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो वो किसी मेम्ब्रेन में से गुजरता हुआ मूव करेगा, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन। तो अगर इसमें मेम्ब्रेन का जिक्र आ जाए तो फिर उसे हम स्पेसिफिक कर देते हैं कि उसमें प्रोसेस कौन सा हो रहा है, आपके पास ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि ऑस्मोसिस के अंदर मेम्ब्रेन जो होती है वो नेसेसरी होती है ऑस्मोसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करवाने के लिए। नेक्स्ट है एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस। एपिडर्मिस is the outermost layer of thin walled cell having unicellular outgrowths called root hair. एपिडर्मिस थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं जो आउटर मोस्ट लेयर बनाते हैं यूनिसेलुलर आउटग्रोथ्स की, जैसे कि रूट हेयर्स हैं। मतलब कि रूट के अंदर सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है आपकी, वो एपिडर्मल सेल की बनी हुई होती है, ठीक है। और उन वही वाली एपिडर्मल सेल की ग्रोथ्स जो होती हैं वो रूट हेयर्स बनाती हैं। यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जैसे कि देखें, ये एपिडर्मस है, एपिडर्मल सेल्स हैं रूट के, ठीक है। अब इन्हीं के अंदर से जो है ना आउट ग्रोथ्स निकलती हैं इन्हीं सेल्स की, ये वाली आउट ग्रोथ्स। ये आउट ग्रोथ्स जो होती हैं, इन आउट ग्रोथ्स को वो कह रहे हैं कि ये एपिडर्मल आउट ग्रोथ्स हैं या यूनिसेलुलर आउट ग्रोथ्स हैं जो एपिडर्मल सेल से निकल रही हैं। और ये फिर जो आउट ग्रोथ्स होती हैं, इन आउट ग्रोथ्स को रूट हेयर्स कहते हैं। अब यहाँ पे फंक्शन बता रहे हैं कि एपिडर्मस का फंक्शन क्या होता है। एपिडर्मस प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। एपिडर्मस जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और किसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? रूट हेयर्स को, रूट्स को, ठीक है। किसी भी प्लांट के अंदर अब एपिडर्मस जो है वो प्रेजेंट होता है लीफ के अंदर, रूट के अंदर, शूट के अंदर, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। एपिडर्मिस जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और एब्जॉर्प्शन करता है वाटर की, मिनरल्स की सॉइल में से। नेक्स्ट आ जाता है एंडोडर्मिस, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स विच कंसिस्ट ऑफ बैरल शेप्ड सेल इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स की जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है ना, अंदर वाली लेयर, वो जो है एंडोडर्मिस कहलाती है। और उसकी जो शेप होती है वो बिल्कुल बैरल की तरह होती है, मतलब कि राउंड और एग शेप, ओवल शेप जो होती है बिल्कुल वैसी से उसकी शेप होती है। अब इसका फंक्शन क्या होता है? इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड हॉर्मोन्स इनटू एंड आउट ऑफ वेस्कुलर सिस्टम। इसने क्या करना होता है? इसने मूवमेंट करवानी होती है वाटर की और हॉर्मोन्स की, वाइटामिन्स की, मिनरल्स की, न्यूट्रिएंट्स की इनटू एंड आउट ऑफ द वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम के अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, मतलब एक्सचेंज कराता है, ये मूवमेंट करवाता है वाटर की और हार्मोन्स की इनटू द प्लांट। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास ट्रांसपायरेशन एंड इवेपोरेशन। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। पानी का रिमूव होना, पानी का लॉस होना प्लांट के एरियल पार्ट से। प्लांट के एरियल पार्ट्स कौन कौन से हैं? लीव्स, स्टेम्स और ब्रांचेस। इसमें से पानी का रिमूव होना जो है वो ट्रांसपायरेशन कहलाता है। नेक्स्ट है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वाटर इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट। अब इवेपोरेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर पानी जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है लिक्विड से गैसियस स्टेट में। इसमें भी पानी जो है वो इवेपोरेट होता है, कन्वर्ट होता है लिक्विड से गैस की फॉर्म में, वेपर्स में कन्वर्ट होता है इवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू। कैपिलरी एक्शन एंड ट्रांसपायरेशन पुल वेरी नैरो ग्लास ट्यूब्स आर कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब्स। जो बहुत ज़्यादा नैरो ग्लास ट्यूब होती हैं, बहुत थिन साइज की, उन ट्यूब्स को कैपिलरी ट्यूब्स कहते हैं। वाटर मूव्स अप इन द कैपिलरी ट्यूब्स ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड सरफेस ऑफ ट्यूब्स। वाटर जो होता है वो मूव करता है कैपिलरी ट्यूब के अंदर। कैपिलरी ट्यूब का नैरो होना बहुत ज़रूरी है। अगर कैपिलरी ट्यूब ब्रॉड होती है तो उस केस में वो ट्यूब जो है वो फिर कैपिलरी ट्यूब में नहीं आएगी।
वाटर जो होता है वो मूव करता है अपवर्ड कैपिलरी ट्यूब के अंदर। क्यों मूव करेगा, उसकी एक रीज़न होती है। उसकी रीज़न ये है कि उसके अंदर इंटरेक्शन हो रही होती है मॉलिक्यूल्स की। किसके मॉलिक्यूल्स की? वाटर के मॉलिक्यूल्स की विद द सरफेस ऑफ द ट्यूब, उस ट्यूब की सरफेस के साथ। मतलब कि एक ट्यूब है, उसके अंदर पानी है, उस पानी की इंटरेक्शन होती है, अट्रैक्शन होती है वाटर की विद द सरफेस ऑफ द ट्यूब, जिसकी वजह से पानी जो है वो अपवर्ड मूव करेगा। तो इस एक्शन को कैपिलरी एक्शन कहते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है वो कैपिलरी ट्यूब में ऊपर की तरफ मूव करता है ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द सरफेस ऑफ द ट्यूब। सो नेक्स्ट वन इज ट्रांसपायरेशन पुल। ट्रांसपायरेशन पुल develops suction force in xylem bundles causing water rise up. It is also responsible to keep the mesophyll cell moist, which is essential for the exchange of gases. अब ट्रांसपायरेशन पूल जो है ना वो भी कैपिलरी एक्शन की तरह ही एक फिनोमिना है, जिसके अंदर जाइलम बंडल के अंदर से एक सक्शन फोर्स डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से पानी जो है वो जाइलम के अंदर ऊपर की तरफ मूव करते हैं। मतलब रूट से पानी जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा टुवर्ड्स द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू कीप द मीजोफिल सेल मॉइस्ट, जिसके रिजल्ट में जो लीव्स के अंदर जो मीजोफिल सेल्स होते हैं वो मॉइस्ट रहते हैं, गीले रहते हैं, ठीक है। और फिर उसके अंदर आपको पता है कि स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, जिसने एक्सचेंज कराना होता है गैसेस का। तो जिसकी वजह से ना मीजोफिल सेल्स मॉइस्ट होंगे, जिसकी वजह से जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो ईजी हो जाता है। So class, our chapter is complete, and that's all about our today's topic. Thanks for watching.